मैं नारी थी किसी से नहीं हारी थी, अपना अपमान का बदला लेने की पूरी तैयारी थी। उन दरिंदों की दबंगई मुझ फुलन से हारी थी। अपने ऊपर हुई दरिंदगी का शिकार एक महिला प्रतिशोध की आग में इतना जलती है कि उसका बदला लेने के लगभग 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर गोलियों से एक बहुत बड़ा नरसंहार कर देती है, उनको हत्या कर देती है, मर्डर कर देती है। ये बात संपूर्ण देश में फैलती है, लोगों के कानों में गूंजने लगती है, लोग विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं और उत्तर प्रदेश की जो तत्कालीन सरकार के जो मुख्यमंत्री वीपी सिंह, उन्हें भी अपने पद से इस घटना के बाद इस्तीफा देना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दोस्तों, निवेदन करूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बैंडिट क्वीन के नाम से जाने जाने वाली, जिन पर फिल्म बनी बैंडिट क्वीन, चंबल के बीहड़ों की डाकू और उसके बाद सफ़र तय करके देश की जो राजनीति है, सबसे बड़ी जो पंचायत है, उसकी सांसद के रूप में 2 बार संसद में पहुंची। उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। दोस्तों, बात कर रहा हूँ फूलन देवी की। दिनांक 10 अगस्त सन 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट के धुराकापुरा गांव में उनका जन्म हुआ। पिता मल्हा देवी दीन काफ़ी गरीब और मजदूर किस्म के लोग थे। परिवार की जो स्थिति थी वो काफ़ी गरीब थी। अपने परिवार का पालन पोषण में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा था। मेहनत मजदूरी करते और ज़मीन भी थी उनके पास काफ़ी कम थी, लगभग 1 एकड़ की लगभग ज़मीन थी। लेकिन उसके बाद उस पर जो एक और समस्या आ जाती है, उसका जो बड़ा भाई है वो किसी तरह से धोखे से उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और हड़प लेता है। परिवार डर जाता है। भाई थोड़ा बहुत दबंग प्रवृत्ति का था, लेकिन घर में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जो विरोध करता है वो थी वो लड़की फूलन देवी, जिनकी उम्र में 10 साल थी। 10 साल की उम्र में ही वो अपनी सखियों और सहेलियों के साथ जाके उस पर विरोध करती है और उस खेत में ही धरने पर बैठ जाती है जिस पर उसका ताऊ कब्जा कर रहा था। लेकिन करती क्या, बच्ची थी। ताऊ ने और ताऊ के लड़के ने उसे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। जब उसके पिता देखता है कि इसके तेवर काफ़ी बागी हैं और जो अन्याय को सहती नहीं, जहाँ अन्याय देखती वहाँ उनसे झगड़ जाती, विरोध करती, इसको देखते उसका पिता, लड़की है तो उसकी कम उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। 11 साल की उम्र में उसकी शादी की जाती है और जो शादी जिसके साथ की जाती है, जिसकी उम्र थी उस लड़की से लगभग 3 गुना ज़्यादा, 35 साल की उम्र, पुत्तीलाल नाम के व्यक्ति से उसकी शादी कर दी जाती है। अभी वो अपना बचपना भी पूरी तरह से नहीं बिता पाई थी, बचपने में भी सही तरीके से प्रवेश नहीं कर पाई थी और उसको बांध दिया जाता है शादी की बेड़ियों में, बना दिया जाता है बालिका बधू। ससुराल भेज दिया जाता है। ससुराल में उसके साथ वो सब किया जाता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। बच्ची थी, काफ़ी पीड़ा होती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसका समर्थन नहीं करता, कोई उसका साथ नहीं देता। रोती है और इसको सहती है, रोती है और सहती है। ऐसे सहते हुए उसको लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। एक दिन वो बीमार हो जाती है और उस ससुराल का और सास ससुर का और अपने पति का विरोध करके वो अपने गाँव आ जाती है, अपने पिता के पास आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके माता पिता को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बुरा लगता है और कुछ दिन बाद उसे वापस ससुराल भेजने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन जब जो वहाँ पहुँचती है तो उसके ऊपर एक और समस्या आ जाती है। जो उसका जो पति था पुत्तीलाल, वो दूसरी शादी कर चुका होता है और उसके बाद उसको वहाँ पे अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। अब उसके पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, अपने गाँव में रहती है। लेकिन उसके बाद फिर उस दरिंदगी का शिकार होती है और गाँव का सरपंच का लड़का जंगल में उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है, बलात्कार करने की कोशिश करता है, जिसका वो विरोध करती है और विरोध भी इतना करती है कि उस सरपंच के लड़के को पीट पीट कर अधमरा कर देती है, घायल कर देती है। गांव में पंचायत होती है। पंचायत भी इस लड़की के खिलाफ ही निर्णय लेती है और पंचायत में निर्णय लिया जाता है कि इसे अब गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं, इसे गांव से बाहर निकाला जाए। लड़की थी, जाए तो जाए कहाँ, कोई सहारा नहीं। ससुराल था, वहाँ पे भी नहीं सहारा। तो उसका जो मौसी का जो लड़का था कैलाश मल्हा, उसके पास जाती है और कुछ दिन समय बिताती है। लेकिन 6 महीने के बाद जो कैलाश मल्हा की जो बीवी थी वो उसका विरोध करती है और उसे वहाँ से भगा देती है। वापस अपने गाँव आ जाती है। गाँव वाले पंचायत करके उसे पुलिस में भेज देते हैं, पुलिस थाने में शिकायत करते हैं और उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। पुलिस थाने में भी उसके साथ वही हुआ जो शादी के बाद उसका जो पति उसके साथ दरिंदगी करता था। पुलिस थाने में भी 3 दिन तक लगातार अलग अलग लोग उसके साथ बलात्कार करते, दरिंदगी करते, चीखती चिल्लाती, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। इस चीज़ की जब खबर बीहड़ के जंगल, जो चंबल के बीहड़ के जो जंगलों का जो डकैत था बाबू गुज्जर, उसके गैंग के साथियों को लगती है और वो वहाँ थाने में पहुँचते और उसे वहाँ से छुटा ले जाते और अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं। हथियार उठाती है, फिर उसके सामने वही समस्या आती है, वो उसी तरह की शिकार होती है, उसी तरह की दरिंदगी होती है। धीरे धीरे बाबू गुज्जर का जो मन था उसके साथ संबंध बनाने का बनता है और संबंध बनाने की कोशिश करता है। बाबू गुज्जर गैंग का मुख्य लीडर था और जो 2 नंबर की पोजीशन पर था वो विक्रम मल्ला। एक दिन सुबह बाबू गुज्जर फूलन देवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। विक्रम मल्ला देख लेता है और बाबू गुज्जर की गोली मारकर हत्या कर देता है। कहते हैं राजा को मारने के बाद जो राजा बनता है वो राजा को मारने वाला ही बनता है और गैंग का जो लीडर बन जाता है विक्रम मल्ला। लेकिन बाबू गुज्जर की गैंग के जो 2 डाकू थे, जो 2 साथी थे, वो जेल में बंद थे और
जेल से फरार हो जाते हैं और भाग जाते हैं और वापस गैंग में आके मिल जाते हैं, जिनका नाम श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर। जब उनको पता चलता है कि बाबू गुजर की हत्या कर दी तो उसका विरोध करते हैं और अपने ठाकुर साथियों को इकट्ठा करते हैं और एक दिन मौका पाकर विक्रम मल्लाह की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और फूलन देवी को किडनैप कर लेते हैं अपने साथ और अपने गांव जो बेहमई, उत्तर प्रदेश के जो कानपुर में जो गांव था बेहमई, उसमें ले जाते हैं और लगभग 20 दिन तक अलग अलग लोगों ने उनके साथ रेप ही नहीं बल्कि गैंग रेप किया। काफ़ी बार उसके शरीर को जानवरों की तरह नोचा गया, खाया गया। वो इतना टूट गई थी कि उसने निर्णय ले लिया था कि अब उसे मर जाना चाहिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके साथियों को पता चलता है, मान सिंह मल्ला और उसके कुछ साथी वहाँ पहुँचते हैं चुपके छुपाते और उसे वहाँ से छुटा के ले आते हैं। अब उसने हथियार चलाना सीख ही लिया था। अब उसने निर्णय लिया कि अब मैं मेरी जो बेइज्जती हुई है, जो मेरे साथ जो दरिंदगी हुई है, उसका बदला लूँगी और अपने मल्ला साथी को इकट्ठा करती है और गैंग बनाती है और गैंग की मुखिया बन जाती है, गैंग की सरदार बन जाती है अब फूलन देवी। उसके बाद वो अपनी गैंग के साथियों के साथ एक दिन पहुंचती है अपने ससुराल और अपने पति और उसकी पत्नी को गांव की चौपाल में ले जाकर बुरी तरह से पीटती है और संपूर्ण गांव वालों को इकट्ठा करके चेतावनी देती है, अगर गांव में कभी किसी लड़की की, बच्ची की, किसी अधेड़ व्यक्ति के साथ शादी की तो मेरे से बुरा नहीं होगा, उसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा। बताते हैं इसकी जो धमकी थी उससे लोग डर जाते हैं और आज तक भी वहाँ पे किसी तरह का कोई बाल विवाह नहीं होता। उसके बाद दिन आता है 14 फरवरी 1981, 1981, गांव बहमई, शादी का समारोह। फूलन देवी प्लानिंग के साथ पुलिस की वर्दी में संपूर्ण गांव को घेर लेती है और उस शादी के समारोह में एक जाति विशेष ठाकुर जाति के लगभग 22 लोगों को इकट्ठा करती है और उनमें से चुनती है कि उनके साथ जो दरिंदगी की थी वो लोग कौन है। जिन लोगों को फूलन देवी पकड़ना चाहती थी, जिन लोगों का नरसंहार करना चाहती थी, जिन्हें मारना चाहती थी, वो उन्हें नहीं मिले, जिसे देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, काफ़ी क्रोधित हो जाती है। उन 22 लोगों में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनका वो शिकार हुई थी। उनसे वो पूछती है कि लाला ठाकुर और श्री राम ठाकुर कहाँ हैं। जब उनको मन के मुताबिक जवाब नहीं मिलता तो फूलन देवी अपने साथियों को गोली चलाने का आदेश देती है और उन 22 लोगों को एक साथ गोली मारकर उनकी हत्या कर देती है, नरसंहार कर देती है। काफ़ी विरोध होता है, सरकार उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, जंगल के बीहड़ों में पुलिस को छोड़ी जाती है, काफ़ी डाकुओं का एनकाउंटर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फूलन देवी को पकड़ने में वो नाकाम रहती है। मध्य प्रदेश पुलिस भिंड जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो एसपी आईपीएस राजेंद्र चतुर्वेदी, वो अपने कुछ अंदरूनी सुराग से, अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन से फूलन देवी तक पहुंच जाता है और उनसे बात करता है आत्मसमर्पण करने के लिए। फूलन देवी मना करती है, नहीं मानती और कहती है मैं तुम्हें यहीं पे गोली मारकर तुम्हें भी ढेर कर दूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजेंद्र चतुर्वेदी थे वो उन्हें अपने विश्वास में लेते हैं और कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उनसे मेरी बात हुई है, तुम्हें किसी तरह की कोई भी नुकसान नहीं होगा, तुम आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हें जेल से भी जल्दी छुड़वाया जाएगा। बाद में चंबल के जो भीड़ों से भी जो फूलन देवी वो काफ़ी दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, भाग दौड़ की ज़िंदगी से भी वो ऊब जाती है और उसे निर्णय ले लेती है आत्मसमर्पण करने का और अपनी कुछ शर्तें रखती है। शर्तों में सबसे पहली जो शर्त रखी जाती है कि जो मेरा जो आत्मसमर्पण होगा वो मध्य प्रदेश पुलिस के सामने होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डर था कि कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस उनका इनकाउंटर ना कर दे। दूसरी शर्त रखी गई कि मेरे किसी भी साथी को उम्र कैद की सज़ा से ज़्यादा, मतलब फांसी की सज़ा नहीं होगी, सज़ाए मौत की सज़ा नहीं होगी। तीसरी शर्त रखती है कि जो मेरे जो पिता की जो ज़मीन जो मेरे ताऊ ने दबा रखी है वो सरकार दिलवाएगी। चौथी शर्त रखती है कि जो मेरा भाई है उसको उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस की नौकरी दी जाएगी। सरकार लगभग इसकी सारी शर्तें मान लेती है और दिन और तारीख आता है 13 फरवरी सन 1983। उत्तर प्रदेश के भिंड जिले के जो एसडीएम कॉलेज के ग्राउंड में फूलन देवी का आत्मसमर्पण का जो दिन है वो निश्चित होता है। जब लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि फूलन देवी आत्मसमर्पण करने वाली है, वहाँ पे मंच सजाया जाता है, मुख्यमंत्री के सामने फूलन देवी आत्मसमर्पण करती है। उस आत्मसमर्पण को देखने के लिए लगभग 2 लाख की लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बताते हैं कि जब चंबल के भीड़ों में फूलन देवी डाकू थी, लोगों को लूटती थी, बड़े बड़े घराने के लोगों को किडनैप करती थी और जो पैसा आता था वो गरीब लोगों में बांटती थी, तो कहीं ना कहीं उनका भी वो मसीहा हो गई थी। उनकी जो समाज में जो इज्जत थी वो काफ़ी बढ़ रही थी, लोग उनका मान सम्मान करते थे, देवी की तरह पूजने लगे थे। लगभग 11 साल जेल में रही। 1993 में उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी वो मुलायम सिंह यादव की सरकार आई और 94 के अंदर मुलायम सिंह सरकार ने उन पर लगे 22 मर्डर, 30 डकैती और लगभग 18 किडनैपिंग के जो आरोप थे उनसे पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है और हमेशा हमेशा के लिए जेल से रिहा कर दिया जाता है। 96 में देश में लोकसभा के चुनाव थे। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की टिकट पर फूलन देवी अब लोकसभा का चुनाव लड़ती है और संसद में पहुंच जाती है।
जब समाजवादी पार्टी के मुखिया इन्हें लोकसभा की टिकट देते हैं तो काफ़ी देश में काफ़ी लोग इनका विरोध करते हैं, लेकिन लोगों के विरोध से होना क्या था, जो वहाँ के लोग थे वो उन्हें देवी की तरह मानते थे और उन्हें संसद में भेज दिया। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, दोबारा लोकसभा के चुनाव होते हैं, फूलन देवी हार जाती है। फिर 1999 में दोबारा लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसमें फूलन देवी जीत जाती है और फिर संसद में पहुंच जाती है। जब वो सांसद रहती है उस समय उसने एक संगठन का गठन किया, एकलव्य संगठन। उसमें कुछ गरीब लोगों को, असहाय लोगों को और जिनके पास ऊपर अत्याचार हो रही है उन लोगों को वो जोड़ रही थी। उसी संगठन में शामिल होने के लिए उनके जो बंगला था, जो दिल्ली में जो उनका जो मकान था, उनका जो क्वार्टर था, उस पर 3 लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें एकलव्य संगठन में शामिल होना है। फूलन देवी उनका स्वागत करती है, खाना खिलाती है, मान सम्मान करती है, बैठती है, बतलाती है और बातचीत करती है। जब संपूर्ण बातें हो जाती हैं उसके बाद उन्हें गेट से बाहर तक छोड़ने के लिए जब फूलन देवी साथ आ जाती है तो उनमें से एक जो व्यक्ति है वो अपने हथियार निकालता है और फूलन देवी पर गोलियां चला देता है और उनकी वहीं पर हत्या कर देता है, ढेर कर देता है। देश में इनका फिर दोबारा काफ़ी विरोध होता है, आंदोलन होते हैं और कुछ दिन बाद शेर सिंह राणा नाम का व्यक्ति इस हत्या की जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि हमने जो बहमई में हुए नरसंहार का बदला लिया है और बदला लेने की जो भावना थी, जो नीयत थी, जो बदला लेने का जो तरीका था वो भी हमने फूलन देवी से ही सीखा है। फूलन देवी मारी जाती है और एक देश की बहुत बड़ी बैंडिट क्वीन और बहुत बड़ा डकैत का अंत हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। सिर्फ कहने का मतलब ये था, कई बार कुछ तरह की इस तरह की दरिंदगी होती है जो उनके जीने के जो मायने हैं वो ही बदल देते हैं। जय हिंद, जय भारत।